अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। क्या दुनिया एक बड़ी तबाही के धरने से वापस आ गई है? क्योंकि एक बड़ी खबर आज हमने सुनी कि अब नए हरमज़ को खोलने का फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला ईरान की जानिब से किया गया और इसके अंदर कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जो एक दरीना कशीदगी थी, अब वो कशीदगी ख़त्म हो रही है, वो बर्फ़ पिघल रही है और दुनिया अमन की जानब बढ़ रही है। क्या ये अमन पायदार होगा? क्या ये अमन हमेशा के लिए कायम रहेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पहलू है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस अमन के बाद पूरी दुनिया की जो आलमी मंडियों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक नई बहस छिड़ी है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या आलमी मंडियों में और तेल की जो मसनूआत है उनकी कीमतों में एक बेहतरी का रुझान देखने को मिलेगा? दुनिया के ऊपर जो मईशत के एक सख्ती थी और मईशत के सख्ती को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, क्या वो बाराबर साबित होगा? इन तमाम चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। दुकानें बंद की जा रही हैं, कारोबार बंद किए जा रहे हैं। 50% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क फ्राम होम का कहा गया है। क्या ये बचत पॉलिसी पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकती है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए माहिरीन में जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साबक सफ़ीर हैं जनाब GR बलोच साहब हमारे साथ। दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं जनाब कर्नल अतर साहब और एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मिर्ज़ा हमज़ा साहब। बलोच साहब, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपने हरमज़ को खोलने का ईरान ने ऐलान किया है। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि इस खबर के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो एक जंग का माहौल था उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और पूरी दुनिया की जो मईशत इस वक्त एक फंस के रह गई थी, तबाही के धरने पर खड़ी थी, उसको क्या सहारा मिलेगा? शुक्रिया। देखिए, थोड़ा सा पहले तो हम ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट आई है, जो कि एक ग्लोबल अहमियत रखती है, मासवाए के उसके अलावा कि जंगबंदी की तरफ पहला टेंजिबल कदम है। तो मैं समझता हूँ पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये मैसेजिंग दुनिया के लिए है, ये मैसेजिंग यूएस के लिए है, ये मैसेजिंग जो है वो उस कामयाबी की तरफ इशारा करती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में आई है। ये एजाज आपको हासिल होगा, कह सकता हूं मैं आज कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद विल बी द सेंटर ऑफ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, जो पहले मैं अर्ज करता रहा हूं आपके सामने। तो वो होगा इंशाल्लाह। और इसकी अहमियत इस चीज से साबित होती है कि 20% ऑफ गैस एंड 20% ऑफ ऑयल गोज फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, सैकड़ों, आई थिंक 162, जो लास्ट मैंने पढ़ा था, तकरीबन 200 शिप्स जस्ट इमेजिन कीजिए आप। सिर्फ वो जो मैप जो सैटेलाइट वाला नजर आता है, आप देख लीजिए कि पूरा वहां जहाज आपको नजर आ रहे हैं, बहरी जहाज, जो कि महीनों से, अब 2-2 महीने भी वहां हाँ। रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी रिलीफ कहाँ होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो हम कह रहे थे कि भाई फेस सेविंग चाहिए दोनों साइड्स को, वो भी मिल गया। ट्रंप को कोई अपनी नीचे आने की सीढ़ी चाहिए थी, वो भी उसको मिल गई। और एक टेंजिबल टेंजिबल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। देखिए, किसी भी सुलह के लिए, किसी भी पीस एग्रीमेंट के लिए सबसे अहम चीज होती है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो ये फाउंडेशनल है। और ये टेक्नोलॉजी, और बड़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और हमारे कमांडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर, और उनकी टीम जो फॉरेन मिनिस्ट्री में, उन्होंने ये तमाम आर्किटेक्चर ऑफ पीस जो है ना, उसको बिल्ड किया। और मैं, सच्ची बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि उसके समरात नजर आते। वैसे तो बड़े सिनारियो बनते हैं, हमने भी 35-40 साल सिनारियो बनाए, लेकिन इस एक ऐसा सिनारियो जो कि इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें मैं समझता हूं कि लीडरशिप का बहुत बड़ा जो है वो अमल दखल भी है, कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, क्लियर थिंकिंग है कि हमारे अहदाफ क्या है पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया में अमन के लिहाज से, इस खत्ते में अमन के लिहाज से। और उसमें कलीदी किरदार अगेन आया, नो हेजिटेशन से
फ्रॉम द फ्रंट जो है लीड किया है फील्ड मार्शल साहब ने, अभी भी वहां बैठे हुए जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और ये रिजल्ट है उनके इस काविशों का। वहां बैठ के दोनों तरफेन से बात की है, दोनों को इकट्ठा किया है। ये निगोशिएशन की मेराज है। बलोच हम बलोच पढ़ते तो है साहब, निगोशिएशन, आपने आर्ट ऑफ निगोशिएशन, लेकिन ये मेराज है निगोशिएशन के, आजम साहब बलोच साहब जी। आपने और इसको कॉन्फिडेंस बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सूत्रों बात की में है। पढ़ाया जाएगा, इसको अच्छा, पढ़ाया जाएगा जी। बलोच साहब आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात किया। एक ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के अंदर पाया जाता था, और वो बिला वजह नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने जब जब उसके साथ कोई वादा किया, कोई मुआहदा किया, अमेरिका ने उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल दोहा का एग्रीमेंट था। क्या वो डेफिसिट अब खत्म हो चुका है? नहीं देखिए, खत्म इस तरह कैटेगोरिकल हम स्टेटमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह हम्म। मैंने अर्ज किया कि ये पूरा एक प्रोसेस है। जब हम अमन को प्रोसेस कहते हैं तो उसके फिर सब सिस्टम में और भी प्रोसेसेस हैं, जिसमें मैंने अर्ज किया कि सीबीएम्स हैं। इट इज नॉट वन टाइम, इट इज हम्म। सीबीएम्स, एस लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और जो कि दोनों तरफ से होंगे। मसलन अब अगर ईरान ने कहा है कि हम इसको खोल रहे हैं, उसके बाद अगला आएगा जी न्यूक्लियर पे क्या बात हो रही है, तो दे एक्सपेक्ट, तवक्का कर रहे हैं अपने दूसरे मुखालिफ से, फरीक से, कि वो उनको भी कॉन्फिडेंस में जो है बिल्डिंग मेजर्स की इंडिकेशन देगा। मसलन जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो उनके पैसे ऑलरेडी फ्रीज हैं। अब चूंकि ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पूरी, ये सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज चौक नहीं था, ब्लॉक नहीं हम्म। था, पूरी इकोनॉमी ब्लॉक थी दुनिया की, तो उसको बिल्कुल। ओपन करना था। और आपने सुना कि जैसी स्टेटमेंट आई है, 10% ऑयल की जो है वो कीमत नीचे चली प्राइसेस गई है। नीचे आई हैं, और अब बिल्कुल। उसकी जो कर्नल अतर साहब से आफ्टर जानते इफेक्ट हैं। कर्नल वाला हो तो साहब, सबको पता क्या क्या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं जिसके ऊपर दोनों जानब से इत्फाक राय पाया गया है, और कौन से भी पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जिसके ऊपर अभी बात करना बाकी है? जी। ये शुक्रिया अरुण सैल साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब। चौधरी साहब, आप याद रखें कि आज ये 5 बज के कुछ मिनट पे ये ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरक्ची की ये ट्वीट आई थी। उसके बाद फिर उसके 20 मिनट बाद आईआरजीसी का जो चीफ है उसकी क्या ट्वीट आई है, और उसके बाद क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आई है। ये 3 ट्वीट्स आई हैं, जिसके बाद ये सारे मामले खुले हैं। लेकिन ये जो दोनों ईरानी ट्वीट्स हैं, इनमें जरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो अब्बास अरक्ची की ट्वीट है उसमें वो ओपनिंग की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि एज पर जो हमारा वो रूल्स तय पाए हैं उनके मुताबिक इसको ओपन किया जाएगा। जो हमारा कानून है, हमारी पार्लियामेंट ने पास किया, उसके तहत इसको ओपन किया जाएगा। फिर आईआरजीसी का कमांडर कह रहा है कि जनाब हम सीज फायर की, और हाँ जी, साथ उसने कहा है कि जनाब ये सिर्फ सीज फायर की मियाद तक है। अच्छा। ठीक है, बाकी उसके आगे उसने बात नहीं की है। जो आईआरजीसी वाला है वो कह रहा है कि जी ये हम जिसने भी सीज फायर की वायलेशन की, और जो हमने लेट डाउन की है शरायत इसके ओपनिंग के लिए, उसकी जब भी वायलेशन की तो वी विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। और उसने अमेरिकन जो शिप्स ब्लॉकेट कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा उसको वार्न किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको वेलकम किया है और कहा कि दिस इज आवर विक्ट्री, और हम आई एम थैंकफुल टू द ईरान। उसके बाद जो व्हाइट हाउस का स्पोक्समैन है, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, वो उसके मैं अभी ट्वीट भी पढ़ रहा था, उसने कहा जी कि ट्रंप की विक्ट्री है, और उसने वो क्या वो ट्रंप के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है उनको अभी फेस सेविंग मिल गई है, जैसे अभी ये बलोच साहब बता रहे थे। तो इसी तरह की वो फेस सेविंग चाहते थे, ताकि वो अपनी आवाम को बता सकें कि हमें ये सब कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सीबीएम्स थे, सीबीएम्स में जैसे उनकी बात की गई है, तो इसके बदले में इसके साथ एक और खबर भी आई है कि जो $20 बिलियन के इनके असासे फ्रीज किए हुए थे आज से पता नहीं कितने अरसे पहले के, वो सारे के सारे उन्होंने अनफ्रीज किए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी सारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। और ये सारी कोशिशें जो हैं, ये आप देख लें हमारे फॉरेन ऑफिस की, जैसे इन्होंने बताया, और हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर की, और साथ अपने फील्ड मार्शल साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब आपको पता है पिछले 2 दिन से ईरान में है।
तेहरान में वहाँ उन्होंने ईरानी लीडरशिप के तमाम जो सतून है उन सब से उन्होंने मुलाकातें की हैं। उसके बाद ये आज का ये इस फैसले तक पहुंचे हैं। इसकी ऑलरेडी अप्रिसिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे कि जी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी मिल रही है, उसके नतायज अभी ये हमें मिल गए हैं। और अभी ये खबरें भी काफी ज्यादा गर्म हैं इस्लामाबाद में। आपको पता है कि जी के इतवार वाले दिन मुज़ाकरात हो रही हैं। अभी ये नहीं क्लियर हो रहा है कि मुज़ाकरात के लिए किस लेवल की टीमें हैं या प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं या क्या जो कुछ है, वो सारी चीजें जो है वो अभी देखनी है। आज उसके साथ साथ जो क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तुर्की में वो जो अनातोलिया डिप्लोमेटिक फोरम के जो इजलास था उसमें उन्होंने खिताब किया है। और उनकी आज मुलाकात तकरीबन 8 सरबराहान ममलिकत से हुई है, जिनमें उनमें उन्होंने तुर्की के अलावा अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, शाम, इराक, ये कतर और एक दो और कंट्रीज हैं जिनके सरबराहान से उन्होंने मुलाकात की है। तो इन सारी चीजों का आज बड़ा तेजी से डिप्लोमेसी हो रही है और इस डिप्लोमेसी के नतायज भी बड़ी तेजी से आ रहे हैं। ठीक हो तो गया ये जी। चीजें जो इनिशियल सारी ये चीजें ये सामने आई हैं, लेकिन इनके बाकी जो मुहर्रकात हैं वो उनके नतायज सामने आते हुए कुछ देर लगेगी। जी इसके साथ बिल्कुल। साथ आप पाकिस्तान का भी याद रखें कि हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। कल पाकिस्तान नेवी ने एक मिसाइल का टेस्ट फायर किया है। हाँ। अभी ये मिसाइल टेस्ट फायर भी इस वक्त पे उसका क्या बड़ा कोइंसिडेंस है और इसके टाइमिंग ऐसे हैं कि ये एक शिप फायर्ड मिसाइल है जो कि एंटी शिप मिसाइल है, हाईली बड़ा प्रिसाइज प्रिसीजन गाइडेड और एक्यूरेट और बड़ा क्या मनूवरेबिलिटी इसकी बड़ी ज्यादा है। तो इसकी डेटरेंस भी क्रिएट की गई है समहाउ कि क्योंकि अमेरिकन दो फ्लीट्स जो है इस वक्त बहरा अरब में हैं, तो उनको भी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो की गई है। अच्छा, तो पाकिस्तान ये बड़ी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट एक बात है जो आपने अभी बताई है जी। अपना मियाँ साहब जी जी मैंने करण साहब से ये सवाल किया था, कौन से ऐसे पॉइंट है क्या ईरान जो उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट है जी जी उसको ख़त्म करने पे एग्री हो गया, क्या अपना रोल बैक करेगा अपना तमाम एटॉमिक प्रोग्राम जितना भी उसका है? दूसरा ये है क्या आपने हरमस ये जिस तरह अभी बात हो रही थी आगे सीज फायर तक होगी, ये सीज फायर तक है या फॉर एवर खोल दी गई है ताकि दुनिया के लिए जो मुआशी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो पाए? अच्छा देखेंगे जितने भी ये बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान का, शहबाज शरीफ साहब तुर्किया, कतर और इधर मुख्तलिफ जगहों पे जो विजिट्स कर रहे हैं या सऊदीया, ये बाज़ का प्रेस तक हर लम्हा ब लम्हा मूवमेंट का नहीं पता चलता, क्योंकि ये जहाँ भी हमारे सदूर या बड़े मिलते हैं आपस में, तो वहाँ जो भी करंट इवेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पर इस करंट इवेंट तो है ही कोई नहीं, वो उसकी बाकायदा बाज़ाब्ता डिस्कशन ज़रूर होती है, भले वो एजेंडे में शामिल होना हो। और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये जो आज हम सीज फायर की बात देख रहे हैं, अपना हुर्मुज़ का खुलना, ये महज उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा ना हो, इसमें मुमकिन है तुर्की के सदर का भी फ़ोन कहीं जा रहा हो, कहीं से सऊदी अरब की तरफ से भी डिप्लोमेसी का कोई ट्रैक 2 ट्रैक 3 चैनल चल रहा हो। ये इसी हवाले से मैं कहूँगा कि ये जो चूँकि इतनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी हुई है, ये उसके नतीजे में बहुत से ऐसे पॉइंट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो 10 पॉइंट्स आए थे ना, उनमें पॉइंट्स ईरान की तरफ से आए थे। टोटल 25 पॉइंट, वैसे तो 15 उधर से आए थे, 15 उधर से आए थे, लेकिन उनका मेन जो पॉइंट है जिस पे वो ज़्यादा फोकस करते रहे, एक तो यूरेनियम इनरिचमेंट वाला, और ज़्यादातर बाकी ईरान का भी ज़्यादा फोकस ये था, लेकिन ईरान का जो जामे पूरा एक 10 पॉइंट थे उसमें था कि जी जंग बंदी जो है मुकम्मल हो, हमेशा के लिए हो, ये ना हो कि बारहा जारियत की जाए। और इसमें वो अपनी जो उनके मलेशियाज़ हैं या उनके जो तल्लुकात हैं हिजबुल्लाह वगैरह, हमास, उनके बारे में भी वो चाह रहे थे। मेरा ख्याल है इससे कुछ मेरी जो मालूमात है, इससे वो या दस्तबरदार नहीं हुए तो कम से कम इसको प्रेस अपॉन नहीं कर रहे। अच्छा, इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो प्रेस अपॉन नहीं कर रहे थे, ईरान का मकसद ये था कि हमारा पीसफुल पर्पसेस के लिए प्रोग्राम है। और जिस तरह JCPOA में ये चीज़ें तय हो गई थी कि 3.67% यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ कर दिया जाए,
जबकि अमेरिका कह रहा था कि 0% पे लाया जाए। मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि 3% का जो है मुमकिन है, इस पे अमेरिका अग्री कर गया हो, लेकिन चूंकि अभी खबरें आना बाकी हैं तो ये उनका यानी स्टिकिंग पॉइंट था जिस पे वो कह रहे थे कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगी। लेकिन इस तरह जैसे खामिनाई का एक अपना फतवा भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मैस डिस्ट्रक्शन तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, इनको ये कुफर है इनको बनाना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी भरोसा करना पड़ेगा ईरान की उस फतवे पे, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं। और ईरान का जो स्ट्रक्चर है रूहानी लीडरशिप का और दूसरी नीचे जो टीयर्स हैं, उसको अगर कोई समझेगा तो वहाँ पे वो फतवा या ऊपर ऐलान जो है रूहानी लीडर का, वो ऐसे ही है जैसे कि सुप्रीम कमांडर का एक हुक्म है, जैसे फौजों को एक हुक्म होता है कि आगे बढ़ो या रुक जाओ। तो मेरा ख्याल इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बाकी ट्रस्ट ही की बात है कि अमेरिका अगर ये समझता है कि हाँ, इसमें यह है कि सेफ गार्ड्स बनाए जा सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी नहीं, जिस तरह एजेंसी के बलोच साहब ने बात की थी हाँ, कि CBMs हाँ, अभी उस पर तरतीब दिया जा रहा है और पाकिस्तान का बड़ा एक कलीदी किरदार है नो डाउट। CBMs को बनवाने में, कॉन्फिडेंस उनका आपस में जो बहाल होने में और ट्रस्ट डेफिसिट। हाँ देखिए, पाकिस्तान का क्या किरदार है, लोग बात का ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ शायद विजिट्स ही हैं कि इधर जाना या उधर जाना या क्या ना भाजी मन जाओ। ये देखिए, जो दो मुतहारब कौमें या दो मुतहारब ग्रुप्स या दो मुतहारब अफराद या ममालिक होते हैं, वो एक एंगर यानी एक गुस्से की कैफियत में होते हैं। एक जारे होता है, एक अपना दिफा कर रहा होता है। दिफा करने वाले को भी एक रद्द-ए-अमल होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है या उसको नाराज़गी होती है कि ये क्यों मेरे पे जारियत की गई, हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं समझा गया। तो उसके हवाले से उसमें तीसरे फरीक की हमेशा ज़रूरत होती है कि वो जाके बावर कराए बिल्कुल दोनों कुव्वतों को कि इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इसमें तबाही है। जंग का कोई यानी जंग में कोई मनफियत वाला कोई काम नहीं होता, ना सुकून वाला ना राहत वाला। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, वो लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। ये आप डिक्टम चेंज हो गया। हमजा साहब, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस सारी जंग को रुकवाने के लिए, बुनियादी तौर पर यह किरदार था अक़वाम मुत्तहिदा का। हाँ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा था हमें नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है उसमें किरदार अदा किया। अच्छा, एक नई डिबेट इस जंग के दौरान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी शुरू हुई है। क्या यूनिपोलर से मल्टीपोलर्स की तरफ दुनिया बढ़ रही है? और ये जो पुराने इस किस्म के अदारे हैं बैनुल-अक़वामी, जिसमें IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा, आप क्या समझते हैं इनका क्या फ्यूचर है? क्या वाकई जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो नाफिज होने जा रहा है दुनिया में? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि नेटो को अभी बहुत खतरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत एक्सप्रेस किया कि नेटो ने जो है उनको बड़ा डिसप्लीज किया है। तो एक तो नेटो ऊपर से काफी रिलायंट भी था US सिक्योरिटी के ऊपर, तो अब उनको भी समझ लग गई है, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं, कि हमें खुद ही रीआर्मामेंट करनी है। उसके अलावा UN के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमें ये आज नहीं बल्कि UN में 2 साल पहले गजा की जब वॉर स्टार्ट हुई है तब से जितनी रेजोल्यूशंस पास करता था वो एक टूथलेस टाइगर है, और उसका कोई पेपर टाइगर कह लें उसको, कि कोई उसका नतीजा नहीं निकला। तो जाहिर सी बात है कि जो फोरम्स हैं इनकी फिर इफेक्टिवनेस जो है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और जो वीटो पावर है, जिस तरह वीटो कर दिया जाता है, तो ये कोई इतनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अब रही नहीं है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी टैरिफ्स में देखा गया कि उसका भी कोई वो नहीं है। तो ट्रंप का काफी किरदार इसमें रहा है, प्राइमरीली ट्रंप का, कि ये इनको जो है इन इदारों को कमजोर किया जाए और एक कह लें कि पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट की तरफ जो है ना एक मूवमेंट पूरी दुनिया में जो है क्रिएट की जा रही है। आई थिंक नेतन्याहू और ट्रंप के इस हवाले से दोनों के बड़े अलाइंड हैं गोल्स। अच्छा, तो बिल्कुल यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। ठीक हो गया। अच्छा बलोच साहब, पाकिस्तान का तो जिस तरह आपने पहले ही फरमाया, नो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक बहुत शानदार किरदार रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए। अच्छा, हर मुल्क अपना मुफाद भी देखता है। क्या हम इस दौरान अपने मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? क्या हम दुनिया से अपने कर्ज़े माफ़ करवा पाएंगे जो हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ है कर्ज़ों का? दूसरा, क्या हमें कश्मीर का इशू हल करवाने के लिए इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप कोई मॉरल कॉज उठाते हो, कोई लीगल कॉज उठाते हो, कोई इंसानी कॉज उठाते हो, तो उसके ऊपर आप कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, माइंड यू। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज इमर्ज एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट
as a state which believes in the Morality. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो कि कानून की भी पासदानी करता है, इंटरनेशनल यूएन चार्टर की भी करता है, और सबसे अहम कि अपने तमाम आम इंसानों का जनरली और मुसलमानों के खून को बहने नाहक नहीं देखना चाहता। तो सबसे बड़ा प्राइज हमारे लिए ये है कि अगर एक भी इंसान बचाए हमारी इस काविश से, तो मैं समझता हूं कि वी हैव डन आवर जॉब। अल्लाह तेरा बड़ा करम, तूने हमें इस काबिल बनाया, मैं उसके सामने सिर बसुजूद हूं। उसके बाद बात आते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं एक चीज को अब मुझे दोहराने में इट विल नॉट बी द एग्जैजरेशन। मारकाए हक आपने जीता, आपने मारकाए अमन जीता, और इंशाअल्लाह मारकाए मईशत की तरफ पाकिस्तान जल्द गामजन होगा। और इंशाअल्लाह जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं विद इन ऑल्सो, उनको थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए और थोड़ा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। अच्छा, और इंशाअल्लाह चौधरी साहब, आप और हम इंशाअल्लाह 6 माह में, साल में फिर बात कर रहे होंगे कि ये कहां से कहां तक आ गए। अल्लाह ताला बड़ा आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आप ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमेशा अच्छे की तवक्को करनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि शर में से भी खैर को तलाश करना चाहिए। अच्छा जी कर्नल साहब, क्या इस सारे अगर मुआहदे हो जाते हैं, ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्या पाकिस्तान ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा था और वो खटाई में पड़ा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान ईरान से बराह रास्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं ले सकता। क्या हम गैस मुआहदा वो उसको चला पाएंगे, ब्रेक थ्रू होगा उसमें? और दूसरा, क्या हम ईरान से बराह रास्त जो पेट्रोलियम है उसको इंपोर्ट कर पाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने आजम चौधरी साहब। आपको मैं एक बात बता दूं कि आप ये दुनिया जो है अब वो नहीं होगी जो 28 फरवरी से पहले थी। कर्नल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, हमें अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम वेलकम करते हैं। मैं कर्नल साहब इमरान साहब की तरफ से होकर आपकी जानब दोबारा आता हूँ।